हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की घटना चक्र की जो वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है, वो शाम तक आ जाएगा, तो आप अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए और आप कमेंट में आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी हम पहले इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की जो घटना चक्र की सीरीज है उसे कंप्लीट करेंगे और साथ ही इंडियन ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिस सेट है उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पॉलिटी और हिस्ट्री पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन है ए कन्याकुमारी पर, ऑप्शन बी रामेश्वरम पर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पर और ऑप्शन डी पॉइंट कालीमेर पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट पर। भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो है इंदिरा पॉइंट पर। और ये कहाँ पर है? ये है ग्रेट निकोबार, जिसे हम बड़ा निकोबार भी कहते हैं, वहाँ पर ये इंदिरा पॉइंट स्थित है। अब अगर बात करें तो भारत के चारों बिंदु देख लेते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु। रफली मान लीजिए कि ये भारत है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो यहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इंदिरा पॉइंट पर, जो कहाँ है? बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में। बड़ा निकोबार में, बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में जो हमारा दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में। जो हमारा उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल, उसे हम कहते हैं इंदिरा कोल। और ये कहाँ पर है? ये है लद्दाख में। जो हमारा उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, वो है इंदिरा कोल, लद्दाख में। मैं बोल भी रही हूँ, इसलिए साथ के साथ आप उसे नोट भी कर सकते हैं। जो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में, किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। और जो हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गुहार मोती, गुजरात में। कहीं कहीं से गोहर माथा भी लिखा गया है, तो वो भी सही है। तो गुहार मोती गुजरात में, ये हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है। सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गोहर माथा, जो कि गुजरात में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? अभी हमने देखा था कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। अब पूछा गया है कि वो बिंदु कहाँ पर है। तो ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी बड़ा निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि इंदिरा पॉइंट है, वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी छोटा निकोबार, ऑप्शन सी बड़ा निकोबार और ऑप्शन डी कार निकोबार द्वीप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन है ए असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। हमें बताना है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है वो है गुजरात। यहाँ भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात और सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, क्योंकि सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब अगर बात करें सबसे उत्तरी राज्य और सबसे दक्षिणी राज्य की, तो वो भी देख लेते हैं।
भारत का जो वर्तमान में सबसे उत्तरी राज्य मिलेगा वो मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, इसलिए वर्तमान में भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है हिमाचल प्रदेश। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मिलेगा तमिलनाडु। भारत का जो सबसे दक्षिणी राज्य है वो है तमिलनाडु, क्योंकि केरल के बाद भी तमिलनाडु की सीमा यहाँ कन्याकुमारी के आसपास तक रहती है, इसलिए भारत का सबसे उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। ऑप्शन है ए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में और ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो भारत का जो सुदूर पश्चिम का बिंदु है, जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। हम पूर्व में आते हैं, इसलिए हमारा जो देशांतरीय विस्तार होगा वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में होगा। बेशक गुजरात हमारे लिए पश्चिम में स्थित है, लेकिन अगर हम गोलार्ध की बात करें तो हम पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में आते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध में। कई बच्चे इसे पश्चिम कर सकते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में आते हैं, इसलिए हमारा जो सुदूर पश्चिम का बिंदु आएगा वो भी पूर्वी गोलार्ध में ही होगा। तो हमारा सही आंसर होगा कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। यहाँ 4 नगर दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नगर सबसे पूर्व की तरफ स्थित होगा। ऑप्शन है ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। अगर आप भारत के मैप को देखेंगे, और आपको देखना ही है, तो आप देखेंगे कि जो इन सभी 4 शहरों में लखनऊ है वो सबसे पूर्व की तरफ स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। ऐसा कौन सा भारतीय स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, इधर से बंगाल की खाड़ी, यहाँ से बंगाल की खाड़ी, इधर से अरब सागर और दक्षिण से हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं। तो ये कौन सा स्थान है। ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी नागरकोइल और ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी। जो तमिलनाडु राज्य है उसका सबसे दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी। वो एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा स्थान है भारत का जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से उपबद्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। ऑप्शन है ए उत्तर को, ऑप्शन बी दक्षिण को, ऑप्शन सी पूर्व को और ऑप्शन डी पश्चिम को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर को। हमें जो भारतीय उपमहाद्वीप से पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिले हैं कि भूतकाल में यानी प्राचीन समय में भारतीय स्थलपिंड सरका है कहाँ, उत्तर दिशा की तरफ। पहले भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था, वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसका है, जिसके कारण हम वर्तमान के भारतीय उपमहाद्वीप को देख सकते हैं। तो भारतीय स्थलपिंड जो है वो उत्तर दिशा की तरफ विस्थापित हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और ये हमें किस थ्योरी से पता चलता है, ये हमें पता चलता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो वर्तमान के सभी महाद्वीप हैं वो एक ही बृहद महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे, जिसे नाम दिया गया था पेंजिया। और इस पेंजिया की तरफ एक बृहद महासागर था जिसे नाम दिया गया था पैंथालासा। जब इस पेंजिया में विखंडन हुआ तो उत्तर में बना अंगारा लैंड, जिसे हम कहते हैं लोअर एशिया भूखंड, और दक्षिण में बना गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो भारतीय स्थलपिंड था वो गोंडवाना लैंड का भाग था, यानी दक्षिणी जो हमारा पार्ट था उसका भाग था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन शामिल है? गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका शामिल था, अफ्रीका, अंटार्कटिका,
ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े हुए थे। उसके बाद मध्यवर्ती मध्य जीवकल्प में गोंडवाना लैंड के इस विशाल भूखंड में विखंडन हुआ, वो टूटा फूटा कई टुकड़ों में विभाजित हुआ, जिसमें जो भारतीय स्थलपिंड है वो उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा, ऑप्शन है ए उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी हिमाचल उत्तराखंड हिमालय और ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालय। हिमालय में जो करेवा भू आकृति पाई जाती है वो पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, और ये करेवा भू आकृति केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये आप ध्यान रखिएगा कि करेवा भू आकृति कश्मीर हिमालय में ही पाई जाती है, भारत में सिर्फ कश्मीर हिमालय में ही पाई जाती है, और ये जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि एक प्रकार की देसी फसल है, मतलब कि जो देसी किस्म है केसर की उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन है ए सिक्किम, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत। जो चीन के कब्जे वाला है तिब्बत, कैलाश पर्वत इसी तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है, और ये हिंदू धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है कैलाश पर्वत। तो इसका सही आंसर है कि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तिब्बत में, जिस पर चीन का कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ऑप्शन है ए सरोवरीय मैदान का, ऑप्शन बी लोयस मैदान का, ऑप्शन सी हिमनदीय मैदान का और ऑप्शन डी जलोढ़ मैदान का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोवरीय मैदान का। जो इम्फाल बेसिन है मणिपुर में, इम्फाल बेसिन है वो एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। सरोवरीय मैदान किसे कहते हैं? अगर प्राचीन काल में वहां पर कोई झील थी तो उसके जो झील के अवशेष थे उनके जमाव के कारण जो मैदान निर्मित हो जाता है उसे कहते हैं सरोवरीय मैदान। और भारत में इसके दो ही एग्जाम्पल हैं, एक इम्फाल बेसिन और दूसरा कश्मीर घाटी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत में सरोवरीय मैदान के केवल दो ही एग्जाम्पल हैं, एक कश्मीर घाटी, दूसरा इम्फाल बेसिन। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण निर्मित मैदान को कहते हैं सरोवरीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। तो कथन 1 हमारा गलत है, क्योंकि हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो समुद्री जो तैथिस महासागर था उसके अवसादों के जमाव के कारण हुआ है। तो जब वहाँ महासागर था तो वहाँ जीवाश्म तो मिलेंगे ही, इसलिए जो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें हैं वो जीवाश्महीन नहीं है, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में हमें समुद्री जीव जंतुओं के विशेष जीवाश्म मिलते हैं। कथन नंबर 3 है बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है, शिवालिक हिमालय से हमें मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हमने देखा है कि बुर्जहोम, गुफ्फक्राल, ये सभी जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थान हैं वो हमें शिवालिक हिमालय यानी कि बाह्य हिमालय में ही मिलते हैं। तो कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है कि बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय से हमें मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ऑप्शन है ए जुरेसिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडियाना और ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। हमने अभी देखा था कि भारतीय उपमहाद्वीप पहले एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे गोंडवाना लैंड, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। भारत को मोटे तौर पर 6 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से 6 भूआकृतिक प्रदेश हैं? सबसे पहले मिलेगा हमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय पर्वतीय प्रदेश, फिर उसके नीचे मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश,
फिर नीचे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश 3 हो गए। उसके बाद मिलेगा हमें इधर महान भारतीय मरुस्थल 4, फिर तटीय मैदान 5 और फिर द्वीप समूह 6। तो भारत को 6 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, नंबर 4 भारतीय महामरुस्थल, नंबर 5 तटीय मैदान और नंबर 6 द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए भाभर में, ऑप्शन बी तराई में, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियों में और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तराई में। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं तराई में। उत्तराखंड पूछे या फिर हिमालय पूछे कि हिमालय के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो तब भी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तराई में। पाताल तोड़ कुएं किसे कहते हैं? पाताल तोड़ कुएं में केवल एक बार खुदाई की जाती है, उसके बाद सतह पर जल स्वयं निकलता रहता है, उन्हें कहते हैं हम पाताल तोड़ कुएं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल सोर्स होते हैं जो धरातल से स्वतः ही ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु एक होता है जल स्रोत, एक होता है पाताल तोड़ कुआं, दोनों में अंतर होता है। क्या? जो जल स्रोत होते हैं, जल स्रोत में जो जल होता है वो स्वयं ही सतह पर ऊपर आ जाता है, लेकिन पाताल तोड़ कुएं के लिए हमें पहले धरातलीय सतह पर कुआं खोदना पड़ता है और उसके बाद में जल स्वयं निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। भारत में जो विभिन्न भू आकृतियां पाई जाती हैं उनसे रिलेटेड हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। संरचनात्मक दृष्टि से जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार यानी कि दक्कन पठार का ही एक आउटलायर है, उसका ही एक विस्तारित भाग है जो कि दक्कन के पठार से मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दक्कन के पठार और मेघालय के पठार के बीच कौन सा गैप है, तो वो है मालदा गैप। मालदा गैप। कथन नंबर 2 है, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। जब किसी पर्वत का निर्माण होता है तो उसके ऊपर उठे भाग को कहा जाता है सम अभिनति और नीचे धंसे भाग को, जो घाटी वाला इलाका है, उसे कहा जाता है सम, ऊपर वाले भाग को कहा जाता है सम अपनति और नीचे वाले भाग को कहा जाता है सम अभिनति। तो कश्मीर घाटी की जो रचना है वो ऐसी ही घाटी में हुई है। तो कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है, इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त यानी कि 4 डीप में हुई है। जब जो भारतीय स्थलपिंड था जो गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद उत्तर की तरफ विस्थापित हुआ, तो जो भारतीय प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसके कारण भारतीय प्लेट नीचे धंस गई और यूरेशियन प्लेट में उत्थान होने से हिमालय का निर्माण हुआ। तो जब भारतीय प्लेट नीचे धंस गई और हिमालय का यूरेशियन प्लेट के उठने से हिमालय का निर्माण हुआ, तो यहाँ एक विशाल गर्त का निर्माण हो गया। धीरे धीरे हिमालय से जो नदियां निकली उनके द्वारा वह अपने साथ जो अवसाद बहा कर लाए गए, उसके जमाव से, उसके डिपोजिशन से ये मैदान, ये खाई भरती चली गई, जिसके कारण गंगा के मैदान की उत्पत्ति हुई। तो गंगा का मैदान जो है उसकी रचना एक अग्रगर्त में यानी कि एक 4 डीप में, एक खाई में हुई है, इसलिए कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 4 है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि अभी तक जो भी प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं उनके अनुसार हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और केवल यूरेशियन प्लेट यानी कि यूरोपीय प्लेट के अभिसरण का ही परिणाम है। चीनी प्लेट का इसमें कोई योगदान नहीं है अभी तक के प्रमाण के आधार पर, इसलिए कथन 4 हमारा गलत है। तो हमारा सही आंसर है कथन 1, 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही बहिर्शाई है, यानी कि उसका ही आउटलायर है। यह एक समतल भूमि है। जो मेघालय का पठार है वो एक समतल भूमि है जो कि भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया है।
कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की सम अभिनति में हुई है। और सुएज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंडों ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये किसने बताया था कि गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति एक अग्रगर्त यानी कि एक फोर डीप में हुई है, वो बताया था सुएज महोदय ने। तो यह नाम आप ध्यान रखिएगा। सुएज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई थी जब प्रायद्वीप के जो दृढ़ भूखंड थे उन्होंने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त यानी कि एक फोर डीप एक खाई पैदा हो गई और यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त यानी कि वो खाई धीरे धीरे बढ़ती रही। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। कथन नंबर 1 है भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। भूगर्भीय दृष्टि से, भूमि के दृष्टि से जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो भारत का सबसे प्राचीन भाग है, क्योंकि वो गोंडवाना आइलैंड का ही एक पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी है हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी कि फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तो कथन बी भी हमारा बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व की एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, इसलिए हिमालय विश्व में सबसे नवीन यानी कि फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। कथन नंबर 3 है यानी कि ऑप्शन नंबर सी है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। तो ये कथन हमारा गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है, न कि नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा। इसलिए कथन 3 हमारा गलत है और जो कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन नंबर 4 है यानी कि ऑप्शन नंबर डी है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत में जो सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना शिलाओं में ही पाया जाता है। भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना शिलाओं में ही पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है और हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भूमि के दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित उनका टाइम पीरियड। तो हमें बताना है कि किसका निर्माण कब हुआ था। नंबर वे है हमारा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में। तो ए का है हमारा 3 क्रिटेशियस आदि नूतन। तो ए का हमारा 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो हमारा आंसर नहीं होंगे। नंबर बी है यानी कि बी है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था उत्तर नूतन काल में यानी कि सेनोजोइक काल में। तो बी का है हमारा 1, ए का 3 और बी का 1, केवल एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी और हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ था। पश्चिमी घाट का निर्माण उत्तर नूतन काल यानी कि सेनोजोइक काल में हुआ था। अरावली पर्वत का निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो सी का है हमारा 4 और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का निर्माण हुआ था अत्यंत नूतन काल। डी का है हमारा 5। तो ए का 3, बी का 1, सी का अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में। पश्चिमी घाट का निर्माण उत्तर नूतन काल में। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का निर्माण अत्यंत नूतन काल में। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5 हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। ऑप्शन है ए सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी गंगा क्षेत्र, ऑप्शन सी असम क्षेत्र और ऑप्शन डी मध्य भारत क्षेत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंधु क्षेत्र। इनमें से जो मरुस्थल क्षेत्र में पड़ता है वो है
सिंधु क्षेत्र। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य में और पाकिस्तान देश में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु के द्वारा सिंचित क्षेत्र है, इसलिए मरुस्थल वाले क्षेत्र आता है सिंधु क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ऑप्शन है ए मुंगेर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी जमुई और ऑप्शन डी नवादा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रोहतास। ये बिहार के जिले हैं। रोहतास जिला विंध्यन संरचना वाला है, जबकि मुंगेर, जमुई और नवादा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा कि इनमें से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो वो है बिहार का रोहतास जिला। एक्सप्लेनेशन है इसकी। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं और इनमें आता है मुंगेर, नवादा और जमुई जिले। वही रोहतास जिला दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है और इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर और सोन नदी घाटी यानी कि रोहतास में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन है ए विंध्यन, ऑप्शन बी कुड़प्पा, ऑप्शन सी धारवाड़ और ऑप्शन डी गोंडवाना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीन है? तो वो है गोंडवाना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले निर्माण होता है आर्किन क्रम की चट्टानों का और फिर आर्किन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंशन से निर्माण होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। तो सबसे पहले निर्माण हुआ आर्किन क्रम की चट्टानों का, आर्किन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंशन से निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो अत्यधिक धात्विक चट्टानें हैं, जिनमें हमें विभिन्न प्रकार की धातु मिलती हैं, जैसे सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगिस्टन, सीसा। ये सभी खनिज हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। तो आप ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि किस चट्टान से हमें धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। तो हमें धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण होता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का और फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण होता है विंध्यन क्रम की चट्टानों का। और जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उनसे हमें प्राप्त होता है चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी। ये सभी हमें विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय के बाद फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है और यहाँ सर्वाधिक जो भारत में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में, वो बिटुमिनस कोयला होता है, जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। तो सबसे नवीन जो चट्टान प्रणाली है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान, जिसमें भारत का बिटुमिनस कोयला, भारत का सर्वाधिक कोयला प्राप्त होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा कथन और कारण दिया गया है। हमें बताना है कूट की सहायता से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो सतत वाहिनी है, यानी कि वो वर्ष भर बहती रहती है, उनमें वर्ष भर पानी रहता है। कारण है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो कारण हमारा कथन के रूप में सही है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि दोनों सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी इसलिए है क्योंकि इन नदियों का जो उद्गम सोर्स है वो है हिमालय में स्थित हिमालय, इसलिए ये नदियां सतत वाहिनी है। इसीलिए इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इनका जो सोर्स है वो है हिमनद यानी कि ग्लेशियर। और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इससे हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, इसका कोई रीजन नहीं है। तो दोनों सही है, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही है। कारण है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत यानी सोर्स हिमालयों में स्थित है, तो दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। क्यों? क्योंकि हिमालयी नदियों का जो उद्गम सोर्स है वो हिमालयों में स्थित है, इसलिए दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कि दोनों सही है और आर्य की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। हिमालय की रचना कई श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी निम्न हिमालय, ऑप्शन सी वृहत हिमालय श्रेणी और ऑप्शन डी धौलाधर श्रेणी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वृहत हिमालय श्रेणी। हिमालय की रचना कई समानांतर श्रेणियों से हुई है, जिसमें सबसे प्राचीन श्रेणी है हिमालय श्रेणी, वृहत हिमालय श्रेणी। सबसे पहले निर्माण होता है वृहत हिमालय श्रेणी का, उसके बाद लघु हिमालय श्रेणी का और उसके बाद शिवालिक श्रेणी का। लघु हिमालय को हम निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं और शिवालिक श्रेणी को हम उप हिमालय भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी। हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, उसके पश्चात जो बृहत हिमालय है वो सबसे प्राचीन श्रेणी है, उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ, उसके बाद शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है। बृहत, लघु और शिवालिक हिमालय श्रेणियों का जो उत्थान हुआ है, इन श्रेणियों का जो निर्माण हुआ है वो टर्शरी काल के विभिन्न समय पीरियड में हुआ है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हिमालय का निर्माण टर्शरी काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता? कथन 1 है हमारा, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर, जो भारत का उत्तरी पार्ट है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का हमें अनुभव होता, क्योंकि भारत का जो उत्तरी पार्ट है, कर्क रेखा से उत्तर में जो स्थित भारत का पार्ट है, वहां पर शीतकाल में उसके जो समान अक्षांश पर स्थित देश है, वहां शीतकाल में 0 डिग्री टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि भारत का टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास ही रहता है। इसलिए जो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं वो साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों के लिए अवरोध का काम करती हैं, वो उन्हें भारत में प्रवेश करने नहीं देती। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। कथन नंबर 2 है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सिंधु गंगा मैदान का निर्माण हुआ है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव करने से ही हुआ है। तो अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। कथन नंबर 3 है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, कथन 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो मानसून का प्रतिरूप अपने वर्तमान प्रतिरूप से अलग होता, क्योंकि जो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को रोकने का काम करती हैं, उनके मार्ग में बाधा बनने का काम करती हैं, अवरोधक के रूप में काम करती हैं, जिससे जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं वो भारत में वर्षा करती हैं। इसलिए अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो मानसून का जो वर्तमान प्रतिरूप है वो अपने वर्तमान प्रतिरूप से अलग होता। तो हमारा सही आंसर है कि तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है और साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा और उनकी सहायक नदियां अपरदन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले यानी कि शिवालिक क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए तराई, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी खादर और ऑप्शन डी भावर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भावर।
उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। जहां पर शिवालिक खत्म होता है उसके नीचे 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी पाई जाती है जिसे कहा जाता है भाबर। यहाँ कंकड़ पत्थर के जमाव मिलते हैं क्योंकि जब नदियां हिमालय से उतरती हैं तो वो सबसे पहले अपने साथ जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती हैं उन्हें निक्षेपित करना शुरू करती हैं, तो उसी से निर्मित होता है भाबर मैदान। तो हिमालय के उप हिमालय क्षेत्र के सारे जो समतल मैदान है उसे कहा जाता है भाबर। लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में मिलता है और यहाँ कंकड़ पत्थर के निक्षेप मिलते हैं। जिसकी एक्सप्लेनेशन है, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर और पूर्व में तीस्ता नदी के बीच ये पाया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी के बीच फैले समतल मैदान को कहते हैं भाबर मैदान। ये सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों के द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित एक मेखला है। यानी 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी एक पट्टी है जहाँ नदियाँ जब पर्वतों से हिमालय से निकलती हैं और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो उनका ढाल कम हो जाता है, इसलिए वो सबसे पहले अपने साथ जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बजरी बहा कर लाती हैं उसे वहां निक्षेपित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ऑप्शन है ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी वृहत हिमालय और ऑप्शन डी अरावली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है वो है शिवालिक। एक्सप्लेनेशन है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। जो शिवालिक श्रेणियां हैं वो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं क्योंकि सबसे उत्तर में मिलेगा हमें वृहत हिमालय, सबसे स्टार्ट में मिलेगा ट्रांस हिमालय, उसके नीचे वृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। शिवालिक के उत्तरी ढालों और लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों, यानी ये शिवालिक हिमालय इसके उत्तरी ढालों और लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के बीच जो घाटियां पाई जाती हैं वहां अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। तो बताया गया है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में घाटियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन है ए अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमालय और ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वो हिमालय पर्वत का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है ए इयोजोइक में, ऑप्शन बी पैलियोजोइक में, ऑप्शन सी मेसोजोइक में और ऑप्शन डी सेनोजोइक में। ये पृथ्वी को विभिन्न समय पीरियड में बांटा गया है। हमसे पूछा गया है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस टाइम पीरियड में हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक कल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? ऑप्शन है ए सिंधु और सतलज, ऑप्शन बी काली और तिस्ता, ऑप्शन सी सतलज और काली और ऑप्शन डी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो कुमाऊं हिमालय किसके बीच में मिलता है? हमें कुमाऊं हिमालय मिलता है सतलज और काली नदियों के बीच में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं कुमाऊं हिमालय। सिंधु और सतलज नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय ये आप नोट कर सकते हैं। सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं नेपाल हिमालय और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र को कहते हैं असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको घटना चक्र की बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो भी इसमें हम कवर कर लेंगे। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में, मतलब जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।